हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग मेथड बाय सब्स्टिट्यूशंस इंटीग्रेशन में स्टडी करेंगे। इससे पहले मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड सबसे इम्पोर्टेंट, और जब भी किसी ऐसा प्रायः देखा गया है कि जब भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो वो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशंस ही ट्राई करता है। बात भी सही है, सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद अदर मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे जो आने वाले दिनों में सिखाया जाएगा, है ना। तो अब मेथड बाय सब्स्टिट्यूशंस इंटीग्रेशन में क्या रोल प्ले करता है, कैसे यूज़ करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड को इंटीग्रेशन में, इस चीज़ को आज पूरा डिटेल्स में सीखते हैं। ठीक है, जब आपका इंटीग्रेशन, मान लो कि जब आपका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए हुए है तो उसको डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब जैसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये इंटीग्रल जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला इसका तो ये क्या होगा, tan x, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर, और प्लस एक्स सी जो ये। बट यही इंटीग्रल tan x में अगर है दिए हुए, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका किसका डेरिवेटिव tan x, तो हम लोग डायरेक्टली इसको तो नहीं बोल सकते हैं कि tan x का इंटीग्रल ये होगा। सेक स्क्वायर का डायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव के थ्रू tan x बोल सकते हैं। तो ये tan x जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इंटीग्रल, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, जब आपका गिवन इंटीग्रैंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं वो डायरेक्टली उसमें फार्मूला नहीं यूज हो पाएगा, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशंस का यूज करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशंस क्या है, एक सुटेबल सब्स्टिट्यूट पुट करते हैं, रखते हैं, जिसका डेरिवेटिव आपको इंटीग्रैंड में दिए हुए रहेगा। वैसे ही वेरिएबल को हम लोग एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसी सब्स्टिट्यूशंस को जो हम लोग नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसी को हम लोग मेथड बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड कहते हैं। तो ये पूरा डेफिनेशन जो है वो देखिए, देयर आर सर्टेन फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली, हुज, देखिए जैसे इसका tan x dx का डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन एनी वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ये हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया, ये इस तरह से, तो ये नहीं दिए हुए, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली इवेलुएट नहीं कर सकते हैं। But such type of integration may be obtained by reducing it into one of the standard form। मतलब इस टाइप का इंटीग्रल को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके एक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जिसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो by using proper substitutions, the process of evaluating the given integral by reducing it into one of the standard form with proper substitution is called substitutions method। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए tan x dx, cot x dx, cosec x dx, ये सब क्या है, substitutions मेथड के द्वारा इसका इंटीग्रल निकलेगा, है ना। तो ये इस तरह से, जैसे एग्जाम्पल में लेके हम लोग ऐसे सीख सकते हैं कि tan x dx, sec x dx, cot x dx और cosec x dx, etc और भी होगा, लेकिन ये फॉर्मूला जो अभी बनेगा ये सब सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशंस मेथड में क्या करते हैं कि एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट लेते हैं और इसको वो नया एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम लोग tan x का इंटीग्रल निकालते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशंस मेथड कैसे काम करता है। ठीक है,
तो ये सब जो है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इंटीग्रल टू फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ tan x dx, ठीक है, टू फाइंड आउट tan x dx। क्लियर? तो हम लोग लेट I इज इक्वल टू ऐसे सपोज करते हैं tan x dx, और ये जो फॉर्मूला बनेगा इसको याद रखना है, ठीक है। अब tan x का क्या होगा, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशंस, जो अभी ये लग रहा था कि सब्स्टिट्यूशंस क्या है, क्या क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस लेंगे, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो देखो हम लोग ऐसा ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है उसको एक नया वेरिएबल के रूप में पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिए हुए रहता है। तो cos x अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग cos x को ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव sin x dx दिए हुए है, माइनस रहेगा तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल होना चाहिए। cos का माइनस sin x होता है ना, और sin x dx तो ये आपको दिए हुए हैं, तो इसलिए इसमें पुट करो। अब आप मान लीजिए कि ऐसा मन में लग रहा होगा कि साइन का भी तो cos होता है, तो sin x का cos x नीचे है, cos x इसका डेरिवेटिव cos x और dx साथ में ना होना चाहिए, तो इसलिए sin x नहीं पुट करेंगे, cos x इसलिए पुट करेंगे कि इसका डेरिवेटिव sin x और dx एक साथ है, ठीक है। तो पुट क्या करते हैं, यही सब्स्टिट्यूट करते हैं कि पुट z या t कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। एक नया वेरिएबल कुछ मान लीजिए, लेट t इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हमने ये किया, और dt इज इक्वल टू माइनस साइन x dx। क्लियर? तो अब माइनस साइन x dx, तो माइनस dt माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन x dx आएगा, है ना। तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया वो देखो, साइन x dx, तो साइन x dx बराबर माइनस dt लिख सकते हैं, साइन x dx बराबर माइनस dt और डिवाइडेड बाई, और cos x को क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, t। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू माइनस जो है वो बाहर निकाल सकते हैं ना जी, बाहर मतलब इंटीग्रल साइन से, तो माइनस dt अपॉन t। अब हमारा जो भी आ गया फंक्शन इंटीग्रल जो आया वो t वेरिएबल में आ गया, पहले x में था, अब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और सब्स्टिट्यूट करके उसको t में लेके आ गए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हम लोग जानते हैं कि log x, अगर x रहेगा तो log x, तो log t हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां से देखिए, इज इक्वल टू माइनस ln mod t और प्लस c। क्लियर? तो इज इक्वल टू माइनस ln mod t मतलब cos x प्लस c। इसको आप ये लिख सकते हो, देखो यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो log का प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो आप क्या लिख सकते हो, cos x, और इसी के अंदर मान लो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस c। तो इन्वर्स आप इसी के अंदर ले लो, कोई ये नहीं है, ठीक है। cos इन्वर्स x दैट इज ln 1 बाई cos x होगा, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस c। देखो ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जो लगा है ये -1, जैसे अगर k log n है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log n टू द पावर k। जो ये नंबर है लॉगरिथम का उस पर पावर रेज कर सकते हैं, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है -1, तो cos पे -1 हो जाएगा, तो cos पे -1, तो इस तरह से इज इक्वल टू ln mod sec x प्लस c। तो देयरफॉर हम लोग को क्या आ गया फाइनली, tan x dx का इंटीग्रल ln mod sec x प्लस c, ये आंसर हो गया। इससे आपको क्या लग रहा है कि
सब्स्टिट्यूशन से कितना प्रॉब्लम आराम से इजी रूप से बन जा रहा है। और सब्स्टिट्यूट और भी प्रॉब्लम बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे। सब्स्टिट्यूशंस क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऐसे वेरिएबल को, मतलब जो भी फंक्शन जो है इंटीग्रैंड में, उसको पुट करना जिसका डेरिवेटिव आपको दिए हुए है या बनाया जा सकता है। ठीक है, कांस्टेंट से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं, अगर वो नहीं दिख रहा है तो, है ना। तो इस तरह से ये आपको सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा आ गया। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड रूप में याद कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में जानेंगे। आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसका वैल्यू log sec x मॉड में प्लस c ले लेंगे। ठीक है, तो इतना कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, फार्मूला भी हम लोग डिराइव कर रहे हैं। इवैल्यूएट cot x dx। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू cot x dx। इसको आप क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x dx। अब बच्चा लोग आप ये बताओ कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए किसका डेरिवेटिव दिए हुए है, तो डेरिवेटिव जो होगा वो dx से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो sin x का डेरिवेटिव नंबरेटर में दिए हुए cos x और dx साथ में है, ऐसे लिखा हुआ मैंने cos x इंटू dx है, ऐसे है ना जी ऊपर में। तो पुट क्या कर दोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा नीचे वाला पुट होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो आपको देखना होगा कि जिसका जो पुट कर रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, उसका जो सब्स्टिट्यूशन, उसका डेरिवेटिव जो आ रहा है और उसके साथ dx है कि नहीं है, ये चीज़। तो sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x के साथ dx है। ठीक है, तो पुट करेंगे। अब मान लो cos का तो sin x होता है, लेकिन dx नहीं ना है इसके साथ, ये तो ऊपर में है, ये नीचे है। क्लियर, तो पुट क्या करोगे, z इज इक्वल टू sin x। तो dz, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो dz बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, cos x, और dz बराबर z या t जो भी लेते हैं, ठीक है, cos x dx। देखिए cos x इंटू dx है ना एक साथ, तो इसलिए i क्या हो गया। अब हम लोग z के रूप में कोई भी वेरिएबल ले लो, z t जो भी पुट करना है इस तरह से, तो ये क्या बन गया, cos x dx मिल के dz हो गया, और sin x को हम लोग z लिए थे। तो दिस इम्प्लाइज दैट i इज ln mod z प्लस c, ये हो गया। क्लियर, इज इक्वल टू ln mod z, मतलब z क्या है, sin x प्लस c। तो इस तरह से इंटीग्रल जो हुआ ये आपका cot x का आ गया। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज ln mod sin x प्लस c, ये आंसर हो गया। ये याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में काम करेगा। अब इवैल्यूएट नेक्स्ट में, ये हो गया दूसरा। तीसरा में इवैल्यूएट, और जिसका फॉर्मूला हम लोग निकालना है sec x dx, sec x dx। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू sec x dx। तो देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। sec x का अगर हम मान लो 1 बाई cos x लेते हैं, तो cos x पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 थोड़े ना होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, जो कि नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन करते हैं, ये sec x और sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दो, sec x प्लस tan x dx। ये क्या किए, अपने मन से
सेक एक्स प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका सब्स्टिट्यूशन सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऊपर वाला डेरिवेटिव मिल रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो पुट क्या करते हैं, z इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो देयरफॉर dz इज इक्वल टू dz बाई dx इज इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ये दिस इंप्लाइज दैट dz इज इक्वल टू dx, इधर लेके आ जाएंगे, सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बनेगा tan x प्लस सेक एक्स dx को इधर लेके आ गया, तो आपका इंटीग्रल क्या हो गया, इंटीग्रल देखो सेक एक्स, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पूरा dx को, इसके साथ dz, तो dz और इसको z, तो इसका इंटीग्रल हम लोग जानते हैं 1/z का ln mod z प्लस सी, क्लियर। इस तरह से आपका इंटीग्रल आ रहा है। देयरफॉर और i इज इक्वल टू ln mod z मतलब ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये लॉग को डिफाइन करने के लिए हम लोग मॉड में रखते हैं, ये आंसर हो गया। ln है मतलब लॉग है बेस e है, ठीक है, ये सब बेसिक बहुत बार बोले हैं, याद रखिए, ठीक है। थर्ड फोर्थ में अब आ जाइए, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड था, फर्स्ट में हम लोगों ने tan x का देखा था, अब बच गया cosec x, इवेलुएट cosec x dx, ये सब सब्स्टिट्यूशन से ही बनता है, सोल्व होता है, तो इसलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशंस में लेके चल रहे हैं, ये सब याद रखने वाला फॉर्मूला आ रहा है। cosec x को भी इसी पैटर्न से सोचेंगे, क्योंकि इसका भी सब्स्टिट्यूशन से जो डायरेक्ट ये सब बना रहे हैं वैसे नहीं आएगा, तो cosec x जो है उसको cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि इसका डिनोमिनेटर का सब्स्टिट्यूशन नंबरेटर में आ जाता है। अब cos x, इसको अगर हम z मानते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot का माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x, तो ऊपर में डेरिवेटिव दिए हुए हैं, तो पुट क्या करेंगे, z या t कुछ भी ले लीजिए, ये cos x माइनस cot x, तो देयरफॉर dz अपॉन dx इज इक्वल टू c से स्टार्ट होने वाला का, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो cosec x इंटू cot x और माइनस cot का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और dz इज dx है तो ये सब में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या लिखाएगा, प्लस वाला को आगे लिख दो, माइनस माइनस प्लस, तो cosec स्क्वायर x इसको पहले लिख दिए, और ये माइनस ये, और यहाँ पे dx ये था जो इधर, और dz इज, अब इसमें cosec x कॉमन ले सकते हैं, तो ये cosec x, अब ये पूरा dz हो गया ये, तो देयरफॉर इंटीग्रल बिकम्स dz, वही सब्स्टिट्यूट कर दिए z में लेके आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। इसका भी क्या होगा, ln mod z प्लस सी, देयरफॉर i इज इक्वल टू ln, z का मतलब क्या हो गया, cosec x माइनस cot x प्लस सी, ये फार्मूला आपका निकल के सामने आया, ये आंसर, ये आपका cosec x का, तो cosec x का याद रखिए ln cosec x माइनस cot x, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने
ये फार्मूला देख रहे हैं कि कैसे आ रहा है, ठीक है। कॉट एक्स सेक एक्स का हो गया, ये आपको सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कॉसेक एक्स का क्या हो गया, एल एन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। इसको दूसरा रूप में भी लिखा जा सकता है, सेक एक्स का 1 बाई कॉस एक्स लिखो और टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों को दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम लोग उधर डिस्कस करेंगे, इतना कॉपी कीजिए बच्चा लोग। आइए अब थर्ड का सेक एक्स का जो इंटीग्रल आया ये, ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये नोट में देखिएगा, तो लिखेंगे अनदर फॉर्म ऑफ सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रल का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रल जो आया एल एन मॉड सेक एक्स डी एक्स का एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी एक तो रहेगा ही, इज इक्वल टू एल एन मॉड सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स हो गया 1 प्लस साइन एक्स मॉड में इज इक्वल टू एल एन मॉड 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस, ये सब बताया हुआ है, ये सब फॉर्मूला याद रखिए। और ये फॉर्म ये कॉस 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये प्लस सी। क्लियर, इसको स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। इसमें एल एन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको ब्रेक करेंगे तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला तो याद रखना ही है, मस्ट है। इससे एक ये कैंसिल हो गया, तो बचा आपका क्या, बचा जो वो एल एन मॉड कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, नीचे में माइनस, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट जो फॉर्मेट है ये tan के फॉर्म में आ जाएगा, तो एल एन मॉड tan और ये 1 पाई बाई 4 माइनस एक, ये ऊपर में प्लस है तो प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी मॉड, ये भी एक tan का फार्मूला निकल के सामने आया, ठीक है। अब हम लोग कॉसेक एक्स का जो दूसरा फॉर्मेट है वो भी लिखेंगे। तो आपको tan एक्स का ये सेक एक्स का दो फॉर्म याद रखेंगे। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है, प्लस सी, अथवा लॉग tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग कॉसेक एक्स का दूसरा फॉर्मेट लिखते हैं, तब तक कॉपी कीजिए, मिटाएंगे तो लिखेंगे, ठीक है। आओ बच्चों, अब कॉसेक एक्स का अनदर फॉर्म में दूसरा फॉर्म और क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होगा उसको सीखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नोट्स 2 में अनदर फॉर्म ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि कॉसेक एक्स डी एक्स का एक फॉर्म ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, एल एन मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका और क्या दूसरा पैटर्न होगा, वो कॉसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एल एन मॉड साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू एल एन, सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन 2 थीटा के फॉर्म पे, तो 2 साइन हाफ एंगल आ गया, तो इसलिए हाफ एंगल में इसको ब्रेक करेंगे, क्लियर, 2 साइन से एक चला गया, एल एन साइन बाई कॉस टैन। तो ये आपका इंटीग्रल कॉसेक एक्स का ये भी फॉर्मूला आया, ठीक है। तो कॉसेक एक्स इसलिए इधर छोड़ दिए हैं कि आपको दिखे, कॉसेक एक्स का ये फॉर्मूला मेन सब्स्टिट्यूशन से ये आ गया, इसी को सिंप्लीफाई करने पे ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों फॉर्म याद रखना है, ये भी और ये भी, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्म में रहा तो ये भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का एल एन मॉड टैन एक्स बाई 2, ठीक है। एल एन जहाँ भी रहेगा तो वहाँ मॉड ले लेना है, बिकॉज डोमेन उसका क्या होगा, पॉजिटिव ना होना चाहिए। तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला सब निकल गया, जितना भी था साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक सब का आ गया फार्मूला इंटीग्रल में। अब हम लोग एनसीईआरटी का जो सब्स्टिट्यूशंस मेथड से प्रॉब्लम बनाना है उसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। इतना कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 से 8 तक हम लोग पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको सोल्व करने के बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सोल्व करने के लिए इस एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो, लेट आई इज, क्वेश्चन एक बार और लिख लेंगे, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब क्या पुट करेंगे, जनरली देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर ही पुट हो रहा है, जनरली इन जनरल हो रहा है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो ऊपर में है ना 2x dx, क्लियर। तो इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन दिए हुए है उसका डेरिवेटिव अब आपको दिख रहा है, तो वो पुट कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट क्या करेंगे, या लेट करें या पुट, जो भी लिखना है, पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर dz बाई dx इज इक्वल टू 2x, ये dx इधर जाएगा, लिख सकते हैं ना ये, तो 2x dx dz हो जाएगा, z के टर्म में अब लाना है, जब नया वेरिएबल z आ गया तो अब सबको z के टर्म में लाना है, तो इसलिए इंटीग्रल बिकम्स 2x dx dz अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z, क्लियर। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 बाई जेड, यहाँ 1 है ना जी, तो 1 बाई जेड का ln z प्लस सी, ln z का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप मॉड दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और प्लस है तो ये भी पॉजिटिव, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है वैल्यू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है फिर से लिखेंगे, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। देखो बच्चा लोग, अभी तक क्या हो रहा था कि सब डिनोमिनेटर वाला पुट कर रहे थे तो डेरिवेटिव मिल रहा था। अब डिनोमिनेटर x अगर हम पुट करेंगे z बराबर x, तो dz बाई dx क्या होगा, 1 होगा, है ना। लेकिन अगर हम log x पुट कर दें तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बाई x, तो 1 बाई x डेरिवेटिव मिल रहा है ना। तो इसमें सब्स्टिट्यूट क्या होगा, log x का z पुट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशंस, बिकॉज उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है दिए हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें पुट क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं, पुट z इज इक्वल टू log x, क्योंकि log x का 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इधर है दिख रहा है,
तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, और डी जेड इज डी एक्स ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डी एक्स बाई एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स ये है ना, तो ये डी जेड हो जाएगा और ये लॉग एक्स जेड हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर डी जेड हो जाएगा। तो इंटीग्रल बिकम्स लॉग एक्स जेड इसका स्क्वायर और डी एक्स बाई एक्स डी जेड। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, जिसको हम लोग डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हैं। तो और आई इज इसका इंटीग्रल जेड क्यू अपॉन 3 प्लस सी, और आई इज इक्वल टू जेड, जेड है क्या लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो आ रही है बात समझ में किस क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट आई इज इक्वल टू 1/x प्लस x log x। देखो इसमें अभी कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो बढ़ा सकते हैं ना। आई कॉमन ले लीजिए x, तो 1 प्लस log x dx। यहाँ क्या है x इंटू 1 प्लस log x है, क्लियर, ब्रैकेट में 1 प्लस log x है। तो अगर हम 1 प्लस log x पुट करेंगे, ये आपको सब्स्टिट्यूट करके देखना है माइंड में। तो 1 प्लस log x अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 का 0, log x का 1/x, तो 1/x है ना जी। तो इसलिए 1 प्लस, अच्छा अब ये क्वेश्चन आता है कि log x भी पुट करेंगे तो 1/x है, तो वो भी पुट करोगे लेकिन थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा, इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है उतना को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर पूरे का सब्स्टिट्यूशन 1/x है तो हम पूरे को z पुट कर लेंगे, 1 प्लस log x इन स्पाइट ऑफ पुटिंग log x इज इक्वल टू z, क्लियर। क्योंकि ये इजी हो जाएगा, डिनोमिनेटर जितना ही छोटा रहेगा, सिंपल रहेगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा, उतना ही उसका इंटीग्रल इजी होगा, ठीक है। तो और आई पुट का क्या करोगे, पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, तो dz बाई dx क्या हो गया, 1 का 0 log x का 1/x। फिर इधर हम लोग सोल्व करते हैं ऐसे, तो dz इज इक्वल टू 1/x dx, क्लियर। तो dx बाई x dz हो जाएगा, इधर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो है तो नीचे ही नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये dx बाई x मिलके dz और 1/1 प्लस log x को z ये किए हैं, तो इसलिए इंटीग्रल बिकम्स dx बाई x dz, ठीक है, और 1/ और ये z, क्लियर। इंटीग्रल ln mod z प्लस c, और i इज इक्वल टू ln mod z क्या लिए थे, 1 प्लस log x। log x है तो ये भी ln x है, क्योंकि नहीं दिए हुए, इसका मतलब क्या है, बेस मान के चलो कैलकुलस जब बना रहे हो, हालांकि ln x लिखना चाहिए बुक में या क्वेश्चन में भी, लेकिन ये लोग गलत करता है, एनसीईआरटी में log x लिखा हुआ है, ln x लिखना चाहिए। ये मान के चलना आपको होगा कि log x मतलब log बेस e है, ठीक है, प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। आपका प्रॉब्लम नंबर 3 सोल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4, लेट i इज इक्वल टू sin x इंटू साइन ब्रैकेट में cos x dx, क्लियर। अब आपको ये बताना है कि इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करें सॉल्यूशन में। देखो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन cos x अलग नहीं ना है जी, ये तो एंगल में है, cos x के साथ मल्टीप्लाई नहीं ना है dx से, समझ में आ रहा है ना, ये तो एंगल में है sin के, इसलिए इसको अगर हम पुट करेंगे cos का तो उसका डेरिवेटिव sin x और dx है, ठीक है। तो इसलिए पुट कर देते हैं z इज इक्वल टू cos x, माइनस उनस से कोई नहीं, माइनस से तो ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। कांस्टेंट अगर नहीं भी दिए हुए हैं
सब्स्टिट्यूट करने के बाद डेरिवेटिव में, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके लेके आ जाओ, है ना। तो इस तरह से dz, जैसे dz बाई dx, तो ये माइनस साइन x, तो माइनस नहीं था तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dz इज इक्वल टू माइनस साइन x dx। क्लियर। और e माइनस को इधर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इंटीग्रल, ये सब सिंपल मैथ है। तो साइन x dx, ये देखो साइन x dx, तो साइन x dx बराबर माइनस dz लिख सकते हैं ना। तो माइनस dz, माइनस बाहर रखिए, ठीक है, ये इक्वल, माइनस को हमने बाहर कर दिया। फिर से देखो साइन x dx, तो साइन x dx का वैल्यू, ये माइनस को इधर भी लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस dz, तो माइनस dz हो गया। अब साइन cos x को क्या लिए हैं, z, वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, आया कि नहीं आया। तो इसलिए i इज इक्वल टू माइनस साइन का इंटीग्रल क्या होगा, cos माइनस कॉस z, माइनस कॉस z प्लस c, तो माइनस माइनस प्लस cos, और z का वैल्यू क्या देना है आपको, cos x प्लस c। ये आंसर हो गया। 4 नंबर तक हम लोग सोल्व कर लिए हैं, अब आगे का भी सोल्व करते हैं, इतना कॉपी। बच्चों अब 4 तक हम लोग सोल्व कर लिए हैं, 5 से फिर सोल्व करते हैं इसको, है ना। NCERT का हम लोग एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, सॉल्यूशन 5 में लेट i इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx है, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम में आप साइन पुट करोगे, अगर मान लो साइन पुट करने का मतलब साइन विथ दिस एंगल ax प्लस बी, तो उसका डेरिवेटिव cos दिए हुए है, ठीक है। cos पुट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव साइन होता है, तो उसका भी दिए हुए है, माइनस से तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप बेदर पुट कर दो z बराबर साइन x प्लस बी, या पुट कर दो cos z इज इक्वल टू cos x प्लस बी, z या t कोई भी वेरिएबल। समझ में आया। देखना क्या होता है कि जो हम वेरिएबल को पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है ना। कांस्टेंट अगर मिसिंग है तो कांस्टेंट तो हम लोग ला सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे उस चीज़ से, तो वो पूरे जो नया वेरिएबल होगा, अगर हम z की बात करें, z लेते हैं तो z के टर्म में सब पूरा आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कोई भी पुट कर सकते हो। तो पुट z इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos x होता है वो, और कांस्टेंट के लिए घबराना नहीं है, वो तो हम लोग अपने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लेके आ जाएंगे। तो z बराबर ये पुट कर दिए, क्योंकि साइन का cos होता है वो दिया हुआ है, तो इसका dz बाई dx क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का भी फिर निकालेंगे तो a हो जाएगा, तो a इंटू ये, क्लियर। और dz इज इक्वल टू a cos ax प्लस बी dx, क्लियर। तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या हो गया, अब cos ax प्लस बी dx, cos ax प्लस बी dx का वैल्यू dz बाई da, ये a को नीचे कर सकते हो ना, तो ये आप क्या लिख सकते हो, और sin ax प्लस बी का z हो गया, और cos इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना को dz बाई a, तो dz बाई a कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल से बाहर रखेंगे, तो और i इज इक्वल टू 1 बाई a, z का z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और i इज इक्वल टू 1 बाई i 2a हो गया, और z स्क्वायर, z क्या माने थे ये, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, आई लेट i is equal to ax plus b
dx। क्लियर? तो ये तो सिंपल है, ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन आप बना सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट करना होगा तो क्या पुट कर देंगे, ax प्लस बी बराबर जेड पुट कर देंगे, है ना। नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट ये क्या है, लीनियर है ना, तो उससे हो जाएगा। पुट z इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट है, तो dz इज इक्वल टू a dx। क्लियर? तो इसलिए dx बराबर क्या हो जाएगा, dz बाई a dx बराबर, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, रूट z। क्लियर? और इनटू dx का वैल्यू dz बाई a कांस्टेंट है, बाहर रखो, और रूट z मतलब 1/2 dz ऐसे, ठीक है। I इज इक्वल टू 1/a इंटू z का पावर क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। दिस इम्प्लाइज डैट I इज इक्वल टू z का पावर 3/2, और ये 3/2 तो 2/3a प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, I इज इक्वल टू 2/3a, ये 3/2 था तो 2/3। z का वैल्यू दे दो, z क्या है, ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है। लेट I इज इक्वल टू x प्लस 2dx। सॉल्यूशन तो यही है, लेट मान लिए हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए x प्लस 2 अगर हम पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dx। 2 कांस्टेंट है तो dx उसका डेरिवेटिव तो दिए हुए हैं, तो रूट वाला को पुट कर दो रूट के अंदर जो है, कि ताकि और आसान हो जाए, है ना। समझ में आया? तो इसलिए x प्लस 2 पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू x प्लस 2, तो dz बराबर क्या हो जाएगा, dz बाई dx इज इक्वल टू इसका 1 हो जाएगा, देयरफॉर ये तो 0 हो जाएगा ना, तो dz बराबर dx। तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया, अब सबको z में लेके आना है, ठीक है। तो x का वैल्यू इससे क्या आएगा, z माइनस 2। देखो x का वैल्यू इधर आएगा तो z माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर z, तो रूट z, ठीक है, रूट z, यहाँ पे रूट z लिखिए, और dx बराबर dz है तो dz हो गया। और I इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट z इंटू z, तो z का क्या होगा, 3/2 माइनस 2 रूट z, ठीक है, dz। तो इंटीग्रल I, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z और एक ये ऐड कर देंगे तो 5/2, क्लियर। अब 5/2 माइनस 2 इंटू रूट z, अभी रूट z का निकाले हो, ये हो गया, है ना, z का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये आपका I का वैल्यू आ गया। तो और I इज इक्वल टू 2/5, और z का वैल्यू दे दो, ये 5/2 है, z क्या था, z क्या माने हैं, x प्लस 2, तो x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस ये होगा 4/3, और x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 7 भी बन गया। प्रॉब्लम नंबर 8 को सोल्व करते हैं, ठीक है, इतना लिखिए, कॉपी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 8 जो है, जैसे प्रॉब्लम नंबर 7 सोल्व किए वैसे ही है ये भी। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल x अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर dx।
देखो रूट वाला अगर मान लो कि रूट वाला पुट कर रहे हैं, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव अगर है तो उसी को पुट करो, क्योंकि ये 1 माइनस 2x² की जगह अगर z ले लेंगे तो रूट z हो जाएगा, तो रूट z का इंटीग्रल तो निकालना बड़ा आसान है ना। तो इसलिए इसको अगर हम देखते हैं तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 4x माइनस साइन के साथ 1 0 हो जाएगा। तो 4 तो छोड़ो, कांस्टेंट नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x वेरिएबल तो है ना, तो इसीलिए 1 माइनस 2x² पुट करेंगे। पुट 1 माइनस 2x², तो dz अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 का 0 और ये 2x और 2 माइनस 4x। देयरफॉर dz इज इक्वल टू माइनस 4x dx। क्लियर, माइनस 4x dx। तो इसलिए इंटीग्रल बिकम्स क्या हो जाएगा, अब हमको dz में लाने के लिए 4x dx चाहिए, लेकिन x dx है तो 4 से माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक बार ऐसे माइनस 4x dx ऐसे। तो माइनस 4 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये देखो ये और ये दोनों सेम है, सिर्फ माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, माइनस 4 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको इंटीग्रल को हम लोग 1/4 माइनस साइन के साथ, 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है वही लिखे हैं। अब सबको हम लोग z में ला रहे हैं, तो 1/4 और 1 माइनस 2x² को रूट z और ये पूरा ये dz हो गया ये, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 रूट z का z का पावर 3/2 हो जाएगा और बाई 3/2 ये प्लस c। क्लियर, तो इससे आपको क्या आ गया ओवरऑल 3/2, ठीक है। तो ये 2/3, तो यहाँ 2/3, तो माइनस 1/6 और z का वैल्यू दे दो 1 माइनस 2x² का पावर 3/2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो रहा है सब्स्टिट्यूशंस में। सब्स्टिट्यूशंस में उसी एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कीजिए जिसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। और देखो ये इंटीग्रेशन का कोई फिक्स्ड मेथड है नहीं, जो सरल रूप से, जो सिंपल रूप से सोल्व हो जाए जिस मेथड से, जिस टेक्निक से, उसको हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, अब जैसे रूट वाला, अब क्वेश्चन होता है कि कैसे समझेंगे कि यही इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि किसको हम सब्स्टिट्यूट के रूप में लें। इसको अगर हम 1 माइनस 2x² को z लेते हैं तो क्या इसका सब्स्टिट्यूशन करने पे, लेने पे इसका डेरिवेटिव है, तो यस, माइनस 4x dx। तो -4 कांस्टेंट को तो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, वेरिएबल को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर कोई फायदा तो है नहीं, तो इसलिए कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए जैसा कि इसमें किया गया है ना। तो ये टोटली क्या हो गया, dz हो गया और ये स्क्वायर रूट ऑफ z हो गया। तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन z के रूप में आ गया। तो जब z के रूप में आ गया तो इसका इंटीग्रल वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, जिसका इंटीग्रल आप ऐसे निकाल सकते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में है। तो इस तरह से हम लोग इतना सारा प्रॉब्लम को डिस्कस किए। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज था सब्स्टिट्यूशंस मेथड से, और भी प्रॉब्लम है, आप लोग इस एक्सरसाइज को बनाइए, सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे, नए टेक्निक के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़ो।